प्रस्तुत है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कृत इंडिया विंस फ्रीडम, भारत को आज़ादी मिली, हिंदी में भाग 1। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार साथियों, प्रस्तुत है भारत को आज़ादी मिली, इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यह पुस्तक। 1. कांग्रेस इन ऑफिस। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार हुए पहले चुनाव में कांग्रेस ने भारी जीत हासिल की। इसने 5 प्रमुख प्रांतों में पूर्ण बहुमत हासिल किया और 4 में सबसे बड़ी एकल पार्टी थी। केवल पंजाब और सिंध में ही कांग्रेस को तुलनात्मक सफलता नहीं मिली। कांग्रेस की इस जीत को चुनाव लड़ने की कांग्रेस की शुरुआती अनिच्छा के खिलाफ आंका जाना चाहिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था, लेकिन मरहम में ही मक्खी थी। आपातकाल की स्थिति घोषित करने के लिए राज्यपालों के लिए विशेष शक्तियां आरक्षित थीं और एक बार एक राज्यपाल ने ऐसा किया तो वह संविधान को निलंबित कर सकता था और सभी शक्तियों को अपने पास रख सकता था। इसलिए प्रांतों में लोकतंत्र केवल तभी कार्य कर सकता था जब तक कि राज्यपालों ने इसकी अनुमति दी हो। जहाँ तक केंद्र सरकार का संबंध है, स्थिति और भी खराब थी। यहाँ द्वैध शासन के सिद्धांत को फिर से लागू करने का प्रयास किया गया था, जो पहले से ही प्रांतों में बदनाम हो चुका था। केंद्र सरकार को न केवल एक कमजोर संघ होना था, बल्कि इसे राजाओं और अन्य निहित स्वार्थों के पक्ष में भी अधिक महत्व दिया गया था। इनसे आमतौर पर देश के ब्रिटिश शासकों का पक्ष लेने की उम्मीद की जा सकती थी। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि देश की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रही कांग्रेस इस व्यवस्था को स्वीकार करने के विरुद्ध थी। केंद्र सरकार के लिए प्रस्तावित महासंघ के प्रकार की कांग्रेस ने घोर निंदा की। लंबे समय तक कांग्रेस कार्यसमिति भी प्रांतों के लिए प्रस्तावित योजना के खिलाफ थी। इसका एक मजबूत वर्ग था जो चुनाव में भाग लेने का विरोध करता था। मेरे विचार काफ़ी भिन्न थे। मैंने माना कि चुनाव का बहिष्कार करना एक गलती होगी। यदि कांग्रेस ने ऐसा किया तो कम वांछनीय तत्व केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं पर कब्जा कर लेंगे और भारतीय लोगों के नाम पर बोलेंगे। इसके अलावा चुनाव अभियान ने भारतीय राजनीति के बुनियादी मुद्दों में जनता को शिक्षित करने का एक शानदार अवसर प्रदान किया। अंततः जिस दृष्टिकोण का मैंने प्रतिनिधित्व किया वह जीत गया और कांग्रेस ने चुनावों में भाग लिया, जिसके परिणामों के बारे में मैं पहले ही संकेत दे चुका हूँ। कांग्रेस के नेतृत्व में अब नए मतभेद सामने आए। चुनाव में भाग लेने वालों के एक वर्ग ने कांग्रेस के उम्मीदवारों द्वारा पद ग्रहण करने का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि राज्यपालों के लिए आरक्षित विशेष शक्तियों के साथ प्रांतीय स्वायत्तता एक उपहास थी। राज्यपाल के प्रसाद पर मंत्रालय कार्यालय संभालेंगे। यदि कांग्रेस अपने चुनावी वादों को पूरा करना चाहती है तो राज्यपाल के साथ टकराव अपरिहार्य था। उन्होंने तर्क दिया कि इसलिए कांग्रेस को विधानमंडल के भीतर से संविधान को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। इस मुद्दे पर भी मैंने विपरीत विचार एवं तर्क दिया कि प्रांतीय सरकारों को दी गई शक्तियों का पूर्ण रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि राज्यपाल के साथ कोई टकराव उत्पन्न होता है तो इसका सामना अवसर की मांग के अनुसार किया जाना चाहिए। शक्ति के वास्तविक प्रयोग के बिना कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं चलाया जा सकता। दूसरी ओर यदि कांग्रेस मंत्रिमंडलों को किसी लोकप्रिय मुद्दे पर बाहर जाना पड़े तो यह केवल लोकप्रिय कल्पना पर कांग्रेस की पकड़ को मजबूत ही करेगा। राज्यपालों ने इस बहस के समापन की प्रतीक्षा नहीं की। जब उन्होंने पाया कि कांग्रेस मंत्रालय बनाने में हिचकिचा रही है तो उन्होंने उन दलों को भेजा जिनके पास विधानमंडल में दूसरा सबसे बड़ा समर्थन था, भले ही उनके पास बहुमत नहीं था। इन अंतरिम मंत्रालयों का गठन गैर कांग्रेसी और कुछ मामलों में कांग्रेस विरोधी तत्वों द्वारा किया गया था। कार्यालय की स्वीकृति के बारे में कांग्रेस के अनिर्णय ने न केवल अपने रैंकों के भीतर मतों के विभाजन का संकेत दिया, बल्कि इसने प्रतिक्रियावादी ताकतों को आम चुनावों में हार के सदमे से उबरने और खोई हुई जमीन को फिर से हासिल करने का अवसर दिया। वायसराय के साथ लंबी बातचीत के दौरान यह आश्वासन दिलाने का प्रयास किया गया था कि राज्यपाल मंत्रालयों के काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वायसराय द्वारा स्थिति स्पष्ट करने के बाद कार्य समिति के कुछ सदस्यों ने कार्यालय की स्वीकृति के पक्ष में अपनी राय बदल दी। हालांकि
कांग्रेस ने भारत सरकार अधिनियम के खिलाफ इतनी दृढ़ता से बात की थी कि नीति को बदलने की आवश्यकता की बढ़ती मान्यता के बावजूद किसी ने इसे खुले तौर पर सुझाने की हिम्मत नहीं की। उस समय जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने पद की स्वीकृति के विरुद्ध इतने स्पष्ट शब्दों में अपनी बात रखी कि अब स्वीकृति का प्रस्ताव करना उनके लिए कठिन था। वर्धा में जब कार्य समिति की बैठक हुई तो मैंने तथ्यों का सामना करने में एक अजीब सी अनिच्छा देखी। इसलिए मैंने स्पष्ट शब्दों में प्रस्ताव दिया कि कांग्रेस को कार्यालय स्वीकार करना चाहिए। कुछ चर्चा के बाद गांधी जी ने मेरे विचार का समर्थन किया और कांग्रेस ने प्रांतों में मंत्रालय बनाने का फैसला किया। यह एक ऐतिहासिक निर्णय था क्योंकि अब तक कांग्रेस ने केवल एक नकारात्मक नीति का पालन किया था और कार्यालय की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया था। अब कांग्रेस ने पहली बार प्रशासन के प्रति सकारात्मक रुख अपनाया और सरकार का भार उठाने को तैयार हो गई। उस समय एक ऐसी घटना घटी जिसने प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों के रवैये के बारे में बुरी छाप छोड़ी। कांग्रेस एक राष्ट्रीय संगठन के रूप में विकसित हुई थी और इसने विभिन्न समुदायों के पुरुषों को नेतृत्व का अवसर दिया था। बंबई में श्री नरीमन स्थानीय कांग्रेस के स्वीकृत नेता थे। जब प्रांतीय सरकार के गठन का प्रश्न उठा तो सामान्य अपेक्षा थी कि श्री नरीमन को उनकी हैसियत और रिकॉर्ड को देखते हुए इसका नेतृत्व करने के लिए कहा जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं किया गया। सरदार पटेल और उनके सहयोगी नरीमन को पसंद नहीं करते थे और इसका परिणाम यह हुआ कि श्री BG खेर बंबई के पहले मुख्यमंत्री बने। चूँकि नरीमन एक पारसी थे और खेर एक हिंदू थे, इसने व्यापक अटकलों को जन्म दिया कि नरीमन को सांप्रदायिक आधार पर दरकिनार कर दिया गया था। भले ही यह सच न हो, किंतु इस तरह के आरोप को खारिज करना मुश्किल है। श्री नरीमन स्वाभाविक रूप से इस निर्णय से परेशान थे। उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सामने यह सवाल उठाया। जवाहरलाल अभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष थे और बहुतों को उम्मीद थी कि सांप्रदायिक पूर्वाग्रह से उनकी आज़ादी को देखते हुए वे नरीमन के साथ हुए अन्याय को सुधारेंगे। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। जवाहरलाल कई बातों में सरदार पटेल से सहमत नहीं थे, लेकिन उन्होंने यह भी नहीं सोचा था कि सरदार पटेल सांप्रदायिक आधार पर अकेले फैसला करेंगे। उन्होंने कुछ प्रतिकूल प्रतिक्रिया व्यक्त की और नरीमन की अपील को खारिज कर दिया। नरीमन जवाहरलाल के रवैये से हैरान थे। इसके बाद उन्होंने गांधी जी से संपर्क किया और कहा कि वह अपना मामला गांधी जी के हाथों में सौंप देंगे। गांधी जी ने धैर्य से सुना और निर्देश दिया कि सरदार पटेल पर लगे आरोप की जांच किसी तटस्थ व्यक्ति से कराई जाए। चूँकि नरीमन स्वयं एक पारसी थे, इसलिए सरदार पटेल और उनके मित्रों ने सुझाव दिया कि एक पारसी को जांच सौंपी जानी चाहिए। उन्होंने सावधानी से अपने कदम की योजना बनाई थी और मामले को इस तरह से तैयार किया था जिससे मुद्दों पर पर्दा पड़े। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न तरीकों से अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया ताकि जांच शुरू होने से पहले ही बेचारे नरीमन केस हार गए। किसी भी मामले में सकारात्मक रूप से यह स्थापित करना बहुत मुश्किल था कि नरीमन को केवल इसलिए अनदेखा कर दिया गया क्योंकि वह एक पारसी थे। इसलिए यह माना गया कि सरदार पटेल के खिलाफ कुछ भी साबित नहीं हुआ। बेचारे नरीमन का दिल टूट गया और उनका सार्वजनिक जीवन समाप्त हो गया। जैसा कि मैं श्री नरीमन के साथ किए गए व्यवहार पर विचार करता हूँ, मेरा दिमाग श्री CR दास के पास वापस जाता है। वह असहयोग आंदोलन के द्वारा लाए गए सबसे शक्तिशाली व्यक्तित्वों में से एक थे। हमारे राष्ट्रीय संघर्ष के इतिहास में श्री दास का विशेष स्थान है। वह एक महान दृष्टि और वृहद कल्पना के व्यक्तित्व थे। साथ ही उनका व्यवहारिक दिमाग भी था जो हर एक प्रश्न को एक यथार्थवादी दृष्टिकोण से देखता था। उनमें अपने दृढ़ विश्वास का साहस था और जिस भी पद को सही मानते थे उसके लिए निडर होकर खड़े हुए। जब गांधी जी ने देश के सामने असहयोग का कार्यक्रम रखा तो सर्वप्रथम 1920 में कलकत्ता में आयोजित विशेष अधिवेशन में श्री दास ने इसका विरोध किया था। असहयोग शुरू किया गया। श्री दास की कलकत्ता बार में शाही प्रैक्टिस थी और वे देश के सबसे सफल वकीलों में से एक थे। वे विलासिता के अपने शौक के लिए भी प्रसिद्ध थे, लेकिन उन्होंने एक पल की हिचकिचाहट के बिना अपना अभ्यास छोड़ दिया, खद्दर पहन लिया और खुद को पूरे दिल से कांग्रेस आंदोलन में झोंक दिया। मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ। जैसा कि मैंने कहा कि श्री दास व्यावहारिक प्रवृत्ति के थे, उन्होंने राजनीतिक प्रश्नों को इस दृष्टिकोण से देखा कि क्या वांछनीय और व्यवहारिक दोनों था। उनका मानना था कि यदि भारत को बातचीत के माध्यम से अपनी स्वतंत्रता जीतनी है तो हमें
इसे चरणबद्ध तरीके से हासिल करने के लिए तैयार रहना चाहिए। स्वतंत्रता अचानक नहीं आ सकती थी। जहां चर्चा और अनुनय का तरीका अपनाया गया था, उन्होंने भविष्यवाणी की कि पहला कदम प्रांतीय स्वायत्तता की उपलब्धि होगी। वह इस बात से संतुष्ट थे कि सीमित शक्ति का प्रयोग भी भारत की स्वतंत्रता के कारण को आगे बढ़ाएगा और भारतीयों को बड़ी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार करेगा जब वे जीतेंगे। यह श्री दास की दूरदर्शिता और यह श्री दास की दूरदर्शिता का ही एक पैमाना है कि इसी तर्ज पर उनकी मृत्यु के लगभग 10 साल बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया गया था। सन 1921 में तत्कालीन प्रिंस ऑफ वेल्स सुधारों की मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के उद्घाटन के सिलसिले में भारत आए थे। कांग्रेस ने प्रिंस के स्वागत के लिए आयोजित सभी रिसेप्शंस का बहिष्कार करने का फैसला किया था। इसने भारत सरकार को संकट में डाल दिया। वायसरॉय ने ब्रिटिश सरकार को आश्वासन दिया था कि राजकुमार का देश में गर्मजोशी से स्वागत किया जाएगा। जब उन्हें कांग्रेस के फैसले के बारे में पता चला तो उन्होंने बहिष्कार को खत्म करने के लिए हर संभव उपाय किया। सरकार अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुई और प्रिंस ऑफ वेल्स का उनके द्वारा दौरा किए गए लगभग हर शहर में ठंडेपन से स्वागत किया गया। उनका अंतिम पड़ाव कलकत्ता में था, जो उस समय भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर था। राजधानी दिल्ली में स्थानांतरित हो गई थी, लेकिन वायसरॉय ने क्रिसमस कलकत्ता में बिताया। शहर में एक विशेष समारोह आयोजित किया गया था और प्रिंस ऑफ वेल्स को विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का उद्घाटन करना था, इसलिए उनके स्वागत के लिए वृहद व्यवस्था की गई थी और सरकार ने उनकी कलकत्ता यात्रा को सफल बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हम सभी को अलीपुर सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया था। पंडित मदन मोहन मालवीय कांग्रेस और सरकार के बीच समझौता कराने की कोशिश कर रहे थे। वह वायसरॉय से मिले और इस धारणा के साथ वापस आए कि अगर हम कलकत्ता में प्रिंस ऑफ वेल्स का बहिष्कार नहीं करने पर सहमत हुए तो सरकार कांग्रेस के साथ समझौता कर लेगी। पंडित मदन मोहन मालवीय श्री दास और मेरे साथ प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए अलीपुर जेल आए। प्रस्ताव का आधार यह था कि भारत के राजनीतिक भविष्य के प्रश्न को हल करने के लिए एक गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए। हमने पंडित मालवीय को अंतिम उत्तर नहीं दिया क्योंकि हम आपस में प्रश्न पर चर्चा करना चाहते थे। श्री दास और मैं दोनों इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह प्रिंस ऑफ वेल्स का हमारा बहिष्कार ही था जिसने भारत सरकार को समझौता करने के लिए मजबूर किया था। ऐसी स्थिति में हमें स्थिति का लाभ उठाना चाहिए और एक गोलमेज सम्मेलन में बैठना चाहिए। हमारे लिए यह स्पष्ट था कि यह हमारे लक्ष्य की ओर नहीं ले जाएगा, किंतु फिर भी यह हमारे राजनीतिक संघर्ष में एक बड़ा कदम होगा। गांधी जी को छोड़कर सभी कांग्रेसी नेता तब जेल में थे। हमने प्रस्ताव दिया था कि हमें ब्रिटिश प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन साथ ही हमने यह शर्त रखी कि गोलमेज सम्मेलन आयोजित होने से पहले सभी कांग्रेस नेताओं को रिहा कर दिया जाना चाहिए। अगले दिन जब पंडित मालवीय फिर हमसे मिलने आए तो हमने उन्हें अपने विचारों से अवगत कराया। हमने उनसे यह भी कहा कि उन्हें गांधी जी से मिलना चाहिए और उनकी सहमति लेनी चाहिए। पंडित मालवीय ने वापस वायसरॉय को सूचना दी और 2 दिनों के बाद फिर से जेल में हमसे मिलने आए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार चर्चा में भाग लेने वाले सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के लिए तैयार है। इसमें अली बंधु और कई अन्य कांग्रेसी नेता भी शामिल थे। हमारे द्वारा एक वक्तव्य तैयार किया गया था जिसमें हमने स्पष्ट शब्दों में अपने विचार रखे। पंडित मालवीय ने दस्तावेज लिया और गांधी जी से मिलने के लिए बम्बई गए। हमारे लिए आश्चर्य और खेद का विषय था कि गांधी जी ने हमारे सुझाव को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी राजनीतिक नेताओं, विशेष रूप से अली भाइयों को सबसे पहले बिना शर्त रिहा किया जाना चाहिए। उन्होंने घोषणा की कि हम गोलमेज के प्रस्ताव पर उनके रिहा होने के बाद ही विचार कर सकते हैं। मिस्टर दास और मैंने दोनों को लगा कि यह मांग एक गलती थी। जब सरकार ने मान लिया था कि कांग्रेस के नेता गोलमेज से पहले रिहा कर दिए जाएंगे तो इस तरह के विशेष आग्रह का कोई मतलब नहीं था। पंडित मालवीय हमारी टिप्पणियों के साथ फिर से गांधी जी के पास गए, लेकिन वे नहीं माने। परिणाम यह हुआ कि वायसरॉय ने अपना प्रस्ताव छोड़ दिया। प्रस्ताव देने का उनका मुख्य उद्देश्य कलकत्ता में प्रिंस ऑफ वेल्स के बहिष्कार से बचना था। क्योंकि कोई समझौता नहीं हुआ था, बहिष्कार एक बड़ी सफलता थी, लेकिन हमने एक राजनीतिक समाधान के लिए एक सुनहरा अवसर खो दिया था। श्री दास ने अपनी अस्वीकृति और निराशा को छुपाया नहीं।
तब गांधी जी ने बम्बई में सी शंकरन नायर की अध्यक्षता में एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में गांधी जी ने स्वयं गोलमेज सम्मेलन का प्रस्ताव रखा। उनकी शर्तें लगभग वही थीं जो पहले पंडित मालवीय द्वारा लाई गई थीं। इस बीच प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत छोड़ दिया था और सरकार की इस प्रस्ताव में और कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने गांधी जी के सुझाव पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और उसे सिरे से खारिज कर दिया। श्री दास आग बबूला हो गए और कहा कि गांधी जी ने बहुत बड़ी गलती की है। मैं उनके निर्णय को सही माने बिना नहीं रह सका। चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। इससे राजनीतिक हलकों में गंभीर राजनीतिक प्रतिक्रिया हुई और देश का मनोबल गिरा। सरकार ने स्थिति का पूरा फायदा उठाया और गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें 6 साल कैद की सजा सुनाई गई और असहयोग आंदोलन धीरे धीरे समाप्त हो गया। श्री CR दास लगभग हर दिन मेरे साथ स्थिति पर चर्चा करते थे। उन्हें विश्वास हो गया था कि गांधी जी ने आंदोलन वापस लेने में भारी भूल की है। इसने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को इतना निराश कर दिया था कि जनता के उत्साह को फिर से जगाने में कई साल लगे। इसके अलावा श्री दास ने माना कि गांधी जी के प्रत्यक्ष तरीके विफल हो गए थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि जनता का मनोबल बहाल करने के लिए हमें दूसरे तरीके अपनाने चाहिए। वह स्थिति में फिर से सुधार होने तक इंतजार करने और देखने के पक्ष में नहीं थे। वे एक वैकल्पिक कार्यक्रम में विश्वास करते थे और कहते थे कि मौजूदा स्थिति में सीधी कार्रवाई छोड़ देनी चाहिए और विधायिकाओं के अंदर राजनीतिक लड़ाई लड़नी चाहिए। गांधी जी के प्रभाव में कांग्रेस ने 1921 में हुए चुनावों का बहिष्कार किया था। श्री CR दास ने घोषणा की कि कांग्रेस को 1924 में विधानसभाओं पर कब्जा करने की तैयारी करनी चाहिए और अपने राजनीतिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए उनका उपयोग करना चाहिए। श्री दास को उम्मीद थी कि कांग्रेस के सभी सक्रिय नेता उनके विश्लेषण और उपाय से सहमत होंगे। मैंने सोचा था कि वह अति आशावादी हैं, लेकिन मैं उनसे सहमत था कि जब वह रिहा होगा तो उससे दोस्तों से सलाह लेनी चाहिए और देश के लिए एक नया कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। श्री दास गया कांग्रेस की पूर्व संध्या पर निकले थे। स्वागत समिति ने उन्हें अध्यक्ष चुना और श्री दास को लगा कि वे अपने कार्यक्रम से देश को आगे बढ़ा सकते हैं। जब उन्होंने पाया कि हकीम अजमल खान, पंडित मोतीलाल नेहरू और सरदार विट्ठल भाई पटेल उनके दृष्टिकोण से सहमत थे तो उनका उत्साह और बढ़ गया। अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री दास ने प्रस्ताव दिया कि कांग्रेस को परिषद प्रवेश कार्यक्रम को स्वीकार करना चाहिए और राजनीतिक संघर्ष को विधानसभा में ले जाना चाहिए। गांधी जी उस समय जेल में थे। श्री राजगोपालाचारी के नेतृत्व में कांग्रेस के एक वर्ग ने श्री दास का विरोध किया। उन्होंने महसूस किया कि यदि सीधी कार्रवाई को छोड़ दिया गया और श्री दास के कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया गया तो सरकार इसे गांधी जी के नेतृत्व की अस्वीकृति के रूप में व्याख्यायित करेगी। मुझे नहीं लगता कि श्री राजगोपालाचारी अपनी व्याख्या में सही थे। श्री दास सरकार के साथ समझौता नहीं करना चाहते थे, बल्कि केवल राजनीतिक संघर्ष को दूसरे क्षेत्रों में ले जा रहे थे। उन्होंने इसे विस्तार से समझाया, लेकिन वे कांग्रेस के रैंक और फाइल को परिवर्तित करने में सफल नहीं हुए। श्री राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अन्य लोगों ने उनका विरोध किया और उनके प्रस्ताव को विफल कर दिया गया। गया कांग्रेस का विभाजन हुआ और श्री दास ने अपना इस्तीफा दे दिया। कांग्रेसियों की सारी ऊर्जा अब परिवर्तन न करने वाले और परिवर्तन समर्थक कहे जाने वाले दो समूहों के बीच एक आंतरिक संघर्ष में खर्च हो गई थी। 6 महीने बाद मैं भी जेल से बाहर आ गया। मैंने पाया कि कांग्रेस गंभीर संकट का सामना कर रही थी। अंग्रेजों के खिलाफ राजनीतिक संघर्ष के बजाय सभी कांग्रेसियों की ऊर्जा आपस की जंग में छिटकती जा रही थी। श्री दास, पंडित मोतीलाल और हाकिम अजमल खां परिवर्तकों के खेमे का नेतृत्व कर रहे थे। राजा जी, सरदार पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परिवर्तन न करने वालों के प्रवक्ता थे। दोनों समूहों ने मुझे जीतने की कोशिश की, लेकिन मैंने किसी भी शिविर के साथ अपनी पहचान बनाने से इनकार कर दिया। मैंने देखा कि ये आंतरिक मतभेद खतरनाक थे और अगर पर रोक नहीं की गई तो कांग्रेस टूट सकती है। इसलिए मैंने दोनों खेमों से बाहर रहने का फैसला किया और अपना सारा ध्यान राजनीतिक संघर्ष की ओर मोड़ने की कोशिश की। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि मैं अपने प्रयासों में सफल रहा। दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ और दोनों गुटों की सहमति से मुझे अध्यक्ष चुना गया। अपने अध्यक्षीय भाषण में
मैंने इस बात पर बल दिया कि हमारा वास्तविक उद्देश्य देश की मुक्ति है। 1919 से हम सीधी कार्रवाई के कार्यक्रम का पालन कर रहे थे और इसके काफ़ी परिणाम सामने आए थे। अगर अब हम में से कुछ लोगों को लगता है कि हमें लड़ाई को विधानसभाओं तक ले जाना चाहिए, तो कोई कारण नहीं है कि हम अपने पहले के फैसले पर अडिग रहें। जब तक उद्देश्य एक ही था, तो प्रत्येक समूह को उस कार्यक्रम का पालन करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए जिसे वह अच्छा समझता है। दिल्ली कांग्रेस का फैसला वैसा ही था जैसा मैंने अनुमान लगाया था। इस बात पर सहमत हुई कि प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स को अपने स्वयं के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री राजगोपालाचारी और उनके सहयोगियों ने रचनात्मक कार्यक्रम शुरू कर दिया। श्री CR दास, पंडित मोतीलाल और हकीम अजमल खान ने स्वराज पार्टी की स्थापना की और चुनाव लड़ने का फैसला किया। उनके इस कदम से पूरे देश में जबरदस्त उत्साह पैदा हो गया। केंद्रीय और साथ ही सभी प्रांतीय विधानसभाओं में स्वराज पार्टी ने बहुत बड़ी जीत हासिल की। परिवर्तन न करने वालों की प्रमुख आपत्तियों में से एक यह थी कि परिषद प्रवेश कार्यक्रम से गांधी जी का नेतृत्व कमजोर हो जाएगा। घटनाओं ने साबित कर दिया कि वे गलत थे। केंद्रीय विधानमंडल में स्वराज पार्टी ने महात्मा गांधी की तत्काल रिहाई का आग्रह करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव पारित होने से पहले ही गांधी जी को रिहा कर दिया गया। मैंने कहा है कि स्वराज पार्टी ने केंद्रीय और साथ ही प्रांतीय विधानसभाओं में बड़ी संख्या में जीत हासिल की है। शायद इसकी सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि मुसलमानों के लिए आरक्षित स्थानों पर कब्जा करने में इसकी सफलता थी। यह काफ़ी हद तक श्री CR दास के राजनीतिक यथार्थवाद के कारण था, जिसका मैंने ऊपर उल्लेख किया है। मतदाता सांप्रदायिक थे और केवल मुस्लिम मतदाताओं ने मुस्लिम विधायकों को लौटाया। इसलिए मुस्लिम लीग और अन्य सांप्रदायिक पार्टियां मुसलमानों के डर का फ़ायदा उठाने में सक्षम थीं और आमतौर पर सांप्रदायिक झुकाव वाले उम्मीदवारों को रिजेक्ट करती थीं। श्री दास बंगाल के मुसलमानों की आशंकाओं को दूर करने में सक्षम थे और उनके नेता के रूप में प्रशंसित हुए। जिस तरह उन्होंने बंगाल की सांप्रदायिक समस्या का समाधान किया वह स्मरणीय है और आज भी एक उदाहरण के रूप में वैसा करना चाहिए। बंगाल में मुसलमान बहुसंख्यक समुदाय थे, लेकिन विभिन्न कारणों से वे शैक्षिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए थे। भले ही उनकी संख्या 50% से अधिक थी, लेकिन वे सरकार के अधीन मुश्किल से 30% पदों पर थे। श्री CR दास एक महान यथार्थवादी थे और उन्होंने तुरंत देखा कि समस्या एक आर्थिक समस्या थी। उन्होंने महसूस किया कि जब तक मुसलमानों को उनके आर्थिक भविष्य के लिए आवश्यक आश्वासन नहीं दिया जाता, तब तक उनसे पूरे दिल से कांग्रेस में शामिल होने की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। इसलिए उन्होंने एक ऐसी घोषणा की जिससे न केवल बंगाल बल्कि पूरे भारत प्रभावित हुआ। उन्होंने घोषणा की कि जब कांग्रेस बंगाल में सत्ता की बागडोर हासिल कर लेगी, तब वह सभी नई नियुक्तियों में से 60% मुसलमानों के लिए आरक्षित रखेगी, जब तक कि उन्हें जनसंख्या के अनुसार उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल जाता। वह कलकत्ता निगम के संबंध में और भी आगे बढ़े और समान शर्तों पर 80% नई नियुक्तियों को आरक्षित करने की पेशकश की। उन्होंने बताया कि जब तक सार्वजनिक जीवन और सेवाओं में मुसलमानों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तब तक बंगाल में सच्चा लोकतंत्र नहीं हो सकता। एक बार असमानताओं को दूर कर लेने के बाद मुसलमान अन्य समुदायों के साथ समान शर्तों पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होंगे और किसी विशेष आरक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। इस साहसिक घोषणा ने बंगाल कांग्रेस की नींव तक हिला दी। कांग्रेस के कई नेताओं ने इसका हिंसक विरोध किया और श्री दास के खिलाफ एक अभियान शुरू कर दिया। उन पर अवसरवादिता और यहाँ तक कि मुसलमानों के लिए पक्षपात का आरोप लगाया गया, लेकिन वे चट्टान की तरह अडिग रहे। उन्होंने पूरे प्रांत का दौरा किया और अपनी बात रखी। उनके रवैये ने बंगाल और बाहर के मुसलमानों पर बहुत प्रभाव डाला। मुझे विश्वास है कि यदि उनकी अकाल मृत्यु न हुई होती तो वे देश में एक नया वातावरण निर्मित कर देते। यह खेद का विषय है कि उनकी मृत्यु के बाद उनके कुछ अनुयायियों ने उनकी स्थिति पर हमला किया और उनकी घोषणा को अस्वीकार कर दिया। परिणाम यह हुआ कि दक्षिण बंगाल के मुसलमान कांग्रेस से दूर चले गए और विभाजन के पहले बीज बोए गए। हालांकि मुझे एक तथ्य स्पष्ट करना चाहिए, बम्बई की प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने श्री नरीमन को स्थानीय नेतृत्व से वंचित कर गलती की और कार्य समिति इस गलती को सुधारने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थी। इस एक चूक के अलावा कांग्रेस ने अपने उसूलों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश की।
मंत्रालयों के गठन के बाद सभी अल्पसंख्यकों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय किए गए। यह पहला अवसर था जब कांग्रेस प्रशासन की जिम्मेदारी उठा रही थी। इस प्रकार यह कांग्रेस के लिए एक परीक्षा थी और लोगों ने देखा कि संगठन अपने राष्ट्रीय चरित्र पर कैसे खरा उतरेगा। कांग्रेस के खिलाफ मुस्लिम लीग का मुख्य प्रचार यह था कि वह केवल नाम के लिए राष्ट्रीय है। आम शब्दों में कांग्रेस को बदनाम करने से संतुष्ट न ही लीग ने यह भी बताया कि कांग्रेस के मंत्रालय अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार कर रहे थे। इसने एक समिति नियुक्त की जिसने मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के साथ अनुचित व्यवहार के बारे में सभी प्रकार के आरोप लगाते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। मैं व्यक्तिगत जानकारी से बोल सकता हूं कि ये आरोप बिल्कुल निराधार थे। वायसरॉय और विभिन्न प्रांतों के राज्यपालों का भी यही मत था। जैसे लीग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में समझदार लोगों के बीच कोई दृढ़ विश्वास नहीं था। जब कांग्रेस ने कार्यालय स्वीकार किया, मंत्रालयों के काम की निगरानी करने और उन्हें नीति पर सामान्य मार्गदर्शन देने के लिए एक संसदीय बोर्ड का गठन किया गया। बोर्ड में सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मैं शामिल था। इस प्रकार मैं बंगाल, बिहार, यूपी, पंजाब, सिंध और सीमांत जैसे कई प्रांतों में संसदीय मामलों का प्रभारी था। सांप्रदायिक मुद्दों से जुड़ी हर घटना मेरे सामने आई, व्यक्तिगत ज्ञान और जिम्मेदारी की पूरी भावना के साथ। इसलिए मैं यह कह सकता हूँ कि मिस्टर जिन्ना और मुस्लिम लीग द्वारा मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय के संबंध में लगाए गए आरोप बिल्कुल झूठे थे। अगर इनमें से किसी एक भी आरोप में रत्ती भर भी सच्चाई होती तो मैं यह देखता कि अन्याय को कैसे सुधारा जाता। मैं इस तरह के मुद्दे पर जरूरत पड़ने पर इस्तीफा देने के लिए भी तैयार था। कांग्रेस मंत्रालयों का कार्यकाल 2 साल से थोड़ा कम था, लेकिन इस छोटी सी अवधि के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों को सैद्धांतिक रूप से सुलझा लिया गया। जमींदारी या भूमि के स्वामित्व, कृषि ऋणग्रस्तता को समाप्त करने और बच्चों और वयस्कों दोनों के लिए शिक्षा का एक विशाल कार्यक्रम शुरू करने पर कानून का विशेष उल्लेख किया जा सकता है। जमींदारी के उन्मूलन और कृषि ऋणग्रस्तता के विघटन जैसी समस्याएं बिना कठिनाई के नहीं थी। इस तरह के कानून द्वारा कई पुराने हितों को चुनौती दी गई थी। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि निहित स्वार्थों ने कदम कदम पर कांग्रेस का मुकाबला किया। बिहार में भूमि सुधार के कदमों का जबरदस्त विरोध हुआ और इस मसले को सुलझाने के लिए मुझे व्यक्तिगत तौर पर दखल देना पड़ा। जमींदारों के साथ लंबे समय तक विचार विमर्श के बाद हम एक फार्मूला विकसित करने में सक्षम हुए जिसने किसानों को उनके अधिकारों की गारंटी देते हुए उनके वैध भय को दूर किया। हम इस तरह की पेचीदा समस्याओं को हल करने में सक्षम थे। इसका मुख्य कारण यह था कि मैं कभी भी कांग्रेस के किसी विशेष वर्ग के साथ नहीं जुड़ा था। मैंने पहले ही कहा है कि कैसे मैंने 20वीं सदी के शुरुआती दिनों में परिवर्तक, समर्थक और परिवर्तन न करने वालों को एक साथ लाने में मदद की थी। यह संघर्ष खत्म हो गया था, लेकिन 30 के दशक के दौरान कांग्रेस के दक्षिणपंथियों और वामपंथियों के बीच तेजी से विभाजित हो गई। दक्षिणपंथियों को निहित स्वार्थों का समर्थक माना जाता था, दूसरी ओर वामपंथी अपने क्रांतिकारी उत्साह के बल पर फले फूले। मैंने दक्षिणपंथियों के डर को उचित महत्व दिया, लेकिन साथ ही सुधार के मामले में मेरी सहानुभूति वामपंथियों के साथ थी। इसलिए मैं 2 अतिवादी दृष्टिकोणों के बीच मध्यस्थता करने में सक्षम था और आशा करता था कि कांग्रेस अपने कार्यक्रम को सुचारू रूप से और बिना किसी संघर्ष के आगे बढ़ाएगी। हालांकि कांग्रेस के चुनाव कार्यक्रम की क्रमिक पूर्ति की सभी योजनाओं को 1939 में अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के खेल के कारण निलंबित कर दिया गया। यह था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की लिखी हुई पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम का पहला भाग। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।